1992 हर्षद मेहता, इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा भूचाल। ये नाम तो हम सब ने सुना है, पर क्या आप जानते हैं कि इस शोर के ठीक पीछे एक बहुत शांति से एक और बड़ा फाइनेंशियल तूफान आकर ले रहा था। एक ऐसा स्कैम जिसने पूरे सिस्टम की नींव हिलाकर रख दी। आज के इस विश्लेषण में हम उस इल्यूजन को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे जिसे दुनिया हर्षद मेहता स्कैम 2.2 कहती है। चलिए देखते हैं इन नंबर्स और चार्ट्स के पीछे छुपे उस डेंजरस खेल को। कमाल की बात देखिए, इस नए खेल का मास्टरमाइंड कोई फ्लैशी शोर मचाने वाला आदमी नहीं था। यह कहानी है केतन पारेख की, एक बेहद शांत लो प्रोफाइल चार्टर अकाउंटेंट। जब 1992 का इनफेमस हर्षद मेहता बस्ट हुआ, जिसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बैंक्स एक्सपोज हुए, तब केतन पारेख मीडिया की नजरों से बिल्कुल दूर थे। हालांकि वो हर्षद मेहता की ही फर्म में एक अंडरस्टडी थे। उन्होंने बहुत करीब से देखा था कि उनके मेंटोर ने क्या सही किया और सबसे जरूरी कहां उनसे गलती हुई। और उस शांत ऑब्जर्वेशन का नतीजा था ये नंबर 40,000 करोड़। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। जब ये पूरा सिस्टम फाइनली कोलैप्स हुआ, तब इसकी टोटल कॉस्ट लगभग 40,000 करोड़ रुपए थी। आज के टाइम में भी ये फिगर सुनकर दिमाग सुन पड़ जाता है। तो जरा सोचिए अर्ली 2000s में इसका क्या इंपैक्ट रहा होगा। इतने मैसिव स्केल तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही कोल्ड और कैलकुलेटेड अप्रोच का इस्तेमाल किया गया था। अगर हम इन दोनों के काम करने के तरीके को कंपेयर करें तो जमीन आसमान का फर्क दिखता है। हर्षद मेहता की लाइफ फ्लैशी थी, लेक्सस कार्स, मीडिया अटेंशन और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर उनका टोटल फोकस। वही आगे चलकर उनका डाउनफॉल बना। पर केतन पारेख ने इस प्लेबुक को बिल्कुल अपग्रेड कर दिया। उन्होंने एक सिंपल लाइफ मेंटेन की, अपना फोकस बीएससी से हटाकर कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज पर शिफ्ट किया, जहां रेगुलेटरी स्क्रूटनी थोड़ी कम थी। और सबसे बड़ा बदलाव, उन्होंने सिर्फ आम रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं, बल्कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और कंपनी प्रमोटर्स को अपना मेन टारगेट बनाया। अब उस दौर के मैक्रो एनवायरनमेंट को समझना बहुत जरूरी है। लेट 1990s ये वो वक्त था जब दुनिया भर में .com बूम शुरू हो रहा था। इंडिया में भी इसका असर साफ दिख रहा था। केतन पारेख ने इस माहौल का पूरा फायदा उठाया और आईसी स्टॉक्स पर फोकस किया। आईसी यानी इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट। ये लो लिक्विडिटी वाली आईटी और टेलीकॉम फर्म्स थी, और इस नए टेक वेव के कवर के अंदर इन स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी। तो यहाँ सवाल उठता है कि आखिर इन स्टॉक्स को सिलेक्ट कैसे किया जाता था। इसके लिए पारेख के पास 4 क्लियर रूल्स थे, जिन्हें मार्केट में केतन स्टॉक्स कहा जाने लगा। पहला, कंपनी का बिजनेस साइज छोटा होना चाहिए ताकि उसे आसानी से कंट्रोल किया जा सके। दूसरा, मार्केट कैपिटलाइजेशन लो हो। तीसरा, ट्रेडेड वॉल्यूम लो हो, मतलब दिन भर में उस स्टॉक की खरीद बेच वैसी ही कम होती हो। और चौथा, उस कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत हाई दिखते हों। इन 4 रूल्स ने इन स्पेसिफिक स्टॉक्स को इनक्रेडिबली चीप और शैडो में मैनिपुलेट करने के लिए एकदम आसान बना दिया। इनकी पहली स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल पर इफेक्टिव थी, पंप एंड डंप। इन छोटे स्टॉक्स में अचानक से 20 से 30% तक का बड़ा स्टेक खरीद लिया जाता था। अब सोचिए, जब एक लो वॉल्यूम स्टॉक में अचानक इतनी बड़ी बाइंग होगी तो प्राइस तो शूट करेगा ही। इस सर्च से मार्केट में एक आर्टिफिशियल हाइप क्रिएट होता था। मीडिया इन स्टॉक्स के बारे में बात करने लगती और आम रिटेल इन्वेस्टर्स लालच में आकर अपना पैसा डालने लगते। जैसे ही स्टॉक अपने पीक पर पहुंचता, पारेख अपना हिस्सा बेचकर आराम से निकल जाते। दूसरा मैकेनिज्म और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड था, जिसे कहते हैं सर्कुलर ट्रेडिंग। ये इफेक्टिवली डिमांड का एक इल्यूजन था। होता यह था कि ट्रेडर ए एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में शेयर्स खरीदता और ट्रेडर बी वही एग्जैक्ट क्वांटिटी बेच देता, और ये दोनों ट्रेडर्स, ये दोनों पारेख के ही कंट्रोल में होते थे। इस सिंक्रोनाइज्ड बाइंग और सेलिंग से स्टॉक की ट्रेडिंग वॉल्यूम आर्टिफिशियली स्पाइक हो जाती। पूरे मार्केट को लगता कि इस स्टॉक की तो बहुत डिमांड है। इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर्स इस मिराज को सच मानकर इन्वेस्ट करते और एंड में पारेख टॉप प्राइस पर फिर से इमेंस प्रॉफिट के साथ एग्जिट कर लेते। लेकिन ठहरिए, इस मैनिपुलेशन में वो अकेले नहीं थे। यहाँ एक और शॉकिंग रियलिटी सामने आती है, शेयर प्लेजिंग। कई कंपनी प्रमोटर्स एक्टिवली अपने ही स्टॉक्स को मैनिपुलेट करने में पारेख की हेल्प कर रहे थे। जब आर्टिफिशियली उनके स्टॉक का प्राइस बढ़ता तो उन प्रमोटर्स की नेटवर्थ पेपर पर कई गुना बढ़ जाती। फिर वो उन्हीं महंगे इन्फ्लेटेड स्टॉक्स को बैंक में एज कोलैटरल यानी गिरवी रखकर मैसिव लोन्स निकालते थे। दोनों तरफ से प्रॉफिट बनाया जा रहा था। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, इतने बड़े स्केल पर मैनिपुलेशन करने के लिए हजारों करोड़ रुपए लगते हैं। रिटेल और इंस्टीट्यूशनल पैसा तो मार्केट में बाद में आता है ना, तो ये इनिशियल सीड मनी आई कहां से?
फंडिंग का ये इंजन एक सिंपल से बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट को पूरी तरह से वेपनाइज करके बनाया गया था। वो इंस्ट्रूमेंट था बैंक पे ऑर्डर। बेसिकली ये एक प्रीपेड बैंक अप्रूव्ड चेक होता है। मार्केट में इसे एक अनक्वेश्चनड क्लीन चिट माना जाता है, जिसका मतलब है कि फंड्स गारंटीड हैं और बैंक ने इन्हें क्लियरली अप्रूव किया है। परेख ने इन पे ऑर्डर्स का इस्तेमाल किया अपनी क्रेडिबिलिटी और लिक्विडिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए, ताकि मार्केट में इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ कैपिटल स्मूथली मूव किया जा सके बिना किसी सस्पिशन के। अब इस मैनिपुलेशन इंजन के स्केल पर थोड़ा ध्यान देते हैं। 1.3 मिलियन यानी लगभग 13 लाख रुपए, 13 लाख फ्रॉड्यूलेंट पे ऑर्डर्स इशू किए गए थे इस पूरे ऑपरेशन को फ्यूल करने के लिए। ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं था, ये एक इंडस्ट्रियल स्केल का फ्रॉड था, जहां पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम का प्रोसेस ही हाईजैक हो चुका था। पर आखिर ये पे ऑर्डर्स आए कहां से? असल में पारेख ने सिस्टमैटिकली बैंकिंग सिस्टम के अंदर ही घुसपैठ की थी। उन्होंने माधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक यानी MMCB में एक मेजर स्टेक खरीदा, ताकि बैंक के बोर्ड पर उनका सीधा इन्फ्लुएंस रहे। वहां से उन्होंने 800 करोड़ का लोन निकाला। फिर ग्लोबल ट्रस्ट बैंक यानी GTB से 100 करोड़ का लोन लिया। उस वक्त RBI का स्ट्रिक्ट रूल था कि किसी भी सिंगल कॉर्पोरेट को 15 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन नहीं मिल सकता। इस लिमिट को बाईपास करने के लिए बैंक डायरेक्टर्स को लिटरली ब्राइब किया गया। और इस मैसिव अनचेक्ड बैंक फंडिंग का रिजल्ट इन केतन स्टॉक्स के चार्ट्स पर साफ दिख रहा था। विजुअल सॉफ्ट, एक प्रैक्टिकली अननोन कंपनी, 625 रुपीज से जंप करके सीधा 8,488 रुपीज पर पहुंच गई। सोनाटा सॉफ्टवेयर जैसा 9 का स्टॉक 2,936 रुपीज तक ट्रेड होने लगा। जी टेलीफिल्म्स 30 रुपीज से 720 रुपीज तक शूट हो गया। ये रिटर्न्स अब्सर्ड थे, हाइपर इन्फ्लेटेड थे। इन नंबर्स ने पूरे मिडिल क्लास मार्केट को एक ऐसी ब्लाइंड ग्रीड में फंसा दिया था, जहां सबको लग रहा था कि ये बुल रन तो अब कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन जैसा कि मार्केट की हिस्ट्री रही है, हर इल्यूजन की एक एक्सपायरी डेट जरूर होती है। साल 2001 यूएस में अचानक .com बबल बर्स्ट हो गया। वहां की सारी ओवरवैल्यूड इंटरनेट कंपनीज ऑन द मूव जमीन पर आने लगी और इस ग्लोबल क्रैश के शॉक वेव्स सीधे इंडियन मार्केट्स तक पहुंच गए। ये वो एग्जैक्ट टर्निंग पॉइंट था जहां से पारेख का बनाया हुआ ये पूरा नकली महल हिलने लगा। इस अचानक आई पैनिक के बीच मार्केट में शुरू हुआ एक फाइनल वॉर, द फाइनल क्लैश। एक तरफ था बेयर कार्टेल, जो इन हाईली इन्फ्लेटेड आइस स्टॉक्स को रूथलेसली शॉर्ट सेल कर रहा था, यानी उनका दावा था कि मार्केट गिरेगा। और दूसरी तरफ थे केतन पारेख, जो अपने आर्टिफिशियल डिमांड को जिंदा रखने के लिए डेस्परेटली सब कुछ खरीदने की कोशिश कर रहे थे। बेयर कार्टेल दबाकर बेचता जा रहा था और पारेख को प्राइस गिरने से रोकने के लिए अपना सारा पैसा झोंकना पड़ रहा था। पर जैसा कि हमने अभी देखा, पारेख का सारा पैसा तो उनके कैप्टिव बैंक से आ रहा था। यहां आकर द फंडिंग मशीन ब्रेक्स। MMCB और GTB अचानक इमिनेंट बैंक्रप्सी फेस करने लगे। उनके पास और लिक्विडिटी बची ही नहीं थी। जैसे ही बैंक्स कंप्लीटली ड्राई हुए, पारेख का मैनिपुलेशन इंजन बिल्कुल पैरालाइज हो गया। अब वो बेयर कार्टेल के इस मैसिव सेल ऑफ को काउंटर करने की हालत में नहीं थे। और फिर आया मार्केट का वो काला दिन। एक सिंगल डे में आम रिटेल इन्वेस्टर्स के लगभग 2000 करोड़ रुपए साफ हो गए। पैनिक सेलिंग अपने एब्सोल्यूट पीक पर थी। जब लोगों को रियलाइज हुआ कि मार्केट में एक्चुअल डिमांड तो थी ही नहीं, सिर्फ एक इल्यूजन था, तो सब अपने शेयर्स बेचने भागे। पर सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये थी कि अब उन्हें खरीदने वाला वहां कोई नहीं था। इस 40,000 करोड़ के बबल बर्स्ट का अंजाम बेहद डार्क था। पारेख के ब्रोकर्स को फोर्स सेलिंग करनी पड़ी। ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स उन शेयर्स के साथ ट्रैप होकर रह गए जिनकी अब सच में कोई वैल्यू नहीं थी। बैंक्स कंप्लीटली डिफॉल्ट कर गए। यहां तक कि आर्म डिपॉजिटर्स, जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स बैंक में रखी थी, उन्हें उनका अपना पैसा वापस नहीं मिला। RBI को एक मैसिव नेशनल इंक्वायरी बैठानी पड़ी। पर इस सबका ह्यूमन कॉस्ट बहुत सीवियर था। फाइनेंशियल तबाही की वजह से ऑर्डिनरी फैमिलीज बिखरी और स्ट्रेस इंड्यूस्ड ट्रेजेडीज की कितनी ही कहानियां उन दिनों सामने आई। जब धूल बैठी और सब कुछ खत्म हो गया, तो एक रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी हो जाता है। आखिर इतना बड़ा इल्यूजन इतने पढ़े लिखे मार्केट में काम कैसे कर गया? जवाब बहुत सिंपल है, रातों रात अमीर बनने की चाह। ये रिटेल इन्वेस्टर्स की एक ऐसी टाइमलेस साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी है जो तब भी थी और आज भी बिल्कुल वैसी ही है। मैनिपुलेशन के नए तरीके आ सकते हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस हो सकती है, लेकिन मार्केट में ये ग्रीड हमेशा एक्सप्लॉइट की जाती है। तो आगे जब भी किसी स्टॉक का प्राइस बिना किसी सॉलिड लॉजिक के आसमान छूने लगे, तो अपने आप से ये बड़ा सवाल जरूर पूछिएगा, क्या वाकई इस बिजनेस में दम है या ये बस एक और इल्यूजन है?